नमस्कार विद्यार्थियों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिमिटेशन एक्ट का इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया, जहां पर लिमिटेशन एक्ट का नेचर क्या है, लिमिटेशन एक्ट से रिलेटेड कौन कौन से रूल हैं जो काम करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आज हम थोड़ी सी बात आगे बढ़ाएंगे और इसके डेफिनेशन क्लॉज को देखेंगे और भी देखेंगे, एक आध धाराएं और हो जाएंगी आगे की, तो अपन उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरुआती सेक्शन 1 अपन ने देख लिया, कब लागू हुआ, कहाँ इसका विस्तार है, ठीक है ना। होल ऑफ इंडिया, संपूर्ण भारत पर जो है तो इसका विस्तार है, एक्सटेंशन है। और 1 जनवरी 1964 से लागू है और वर्तमान में संपूर्ण भारत पर यानी कि जम्मू कश्मीर में भी आपका 31 अक्टूबर 2019 से जो है तो ये लागू हो चुका है। ये सभी बातें हमारी लास्ट क्लास में हो चुकी थी। अब जैसा कि अधिकांश एक्ट का जो सेक्शन 2 होता है वो डेफिनेशन क्लॉज होता है, तो यहाँ पर कुछ परिभाषाएं बताई गई हैं, अच्छी परिभाषाएं, सिंपल सी परिभाषाएं हैं, उनको हम यहाँ पर डिस्कशन करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली परिभाषा जो यहाँ पर बताई गई है वह है आवेदक, ठीक है ना। एप्लीकांट को डिफाइन किया गया है और जनरली ये आवेदक की परिभाषा बताने की बजाय ये बता रहा है कि आवेदक में किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। तो 3 व्यक्तियों को यहाँ पर आवेदक के अंतर्गत शामिल किया गया है। आवेदक जनरली एक परिभाषा, तो जो आवेदन करता है, ठीक है ना, आवेदक हो जो आवेदन करता है। तो आवेदन करता तो यहाँ पे कहता है पिटिशनर, तो अर्जीदार भी आवेदक हो सकता है, जो पिटीशन पेश करता है, अर्जी पेश करता है, वह भी आवेदक हो सकता है। अगली चीज सेकंड पॉइंट कहता है एनी पर्सन फ्रॉम और थ्रू हु आर एप्लीकांट ड्राइव्स हिज राइट्स टू अप्लाई, यानी कि हिंदी में लिखा है वह व्यक्ति जिसकी या जिसके माध्यम से आवेदक आवेदन करने के अपना अधिकार प्राप्त करता है। तो किसी व्यक्ति को आप एज ए अपने आवेदक अपनी तरफ से द बिहाफ ऑफ कह सकते हो कि एप्लीकांट, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया गया है, ठीक है ना, वह भी आवेदक शब्द की डेफिनेशन में आता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि क्लॉज 2 के तहत जनरली वो व्यक्ति होते हैं जिनको जनरली अपॉइंट बाय एप्लीकांट, जिनको सामान्य तौर पर आवेदक के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो सामान्य तौर पर वो व्यक्ति यहाँ पर आते हैं। तो जैसे कि आपका पावर ऑफ अटॉर्नी आपने किसी को प्रोवाइड की है, ठीक है ना, तो जो मुख्तियार पत्र जो अटॉर्नी है वो एक तरह से क्या होता है, वो यहाँ पे आवेदक शब्द की डेफिनेशन में आ जाता है। आपने किसी को अपना एलआर बनाया है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बनाया है, तो वो भी इसके तहत आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी आवेदक ने, एप्लीकांट ने अपने अधिकार, न्यायालय में आवेदन पेश करने का जो अधिकार है वो किसी व्यक्ति को दे दिया है, तो वो व्यक्ति यहाँ पर दूसरे क्लॉज के अंतर्गत आते हैं। और तीसरे क्लास के अंतर्गत जनरली ये व्यक्ति होते हैं जिनको न्यायालय आवेदक के तरफ से, ठीक है ना, बिहाफ ऑफ कोर्ट बाय द अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, न्यायालय आवेदक की तरफ से न्यायालय के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो वह व्यक्ति जिसके संपदा का प्रतिनिधित्व आवेदक द्वारा निष्पादक, प्रशासक व अन्य प्रतिनिधि के तौर पर किया जाता है, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर या अदर रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, तो न्यायालय वहां पर जनरली इनकी नियुक्ति करता है। तो इसके द्वारा यदि किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जो है बिहाफ ऑफ कह सकते हो एप्लीकांट, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट कौन करता है इनकी, बाय द कोर्ट। थोड़ा क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में यही डिफरेंस है। क्लॉज 2 में जो पावर अटॉर्नी होता है या जो एलआर होता है उसको आवेदक नियुक्त करता है, लेकिन यहाँ पर न्यायालय नियुक्त करता है आवेदक की ओर से, निष्पादक को, प्रशासक को, ठीक है ना, एग्जीक्यूटर को या एडमिनिस्ट्रेटर को, तो उनको भी आवेदक बोला जा सकता है, ठीक है ना, पर्टिकुलर जैसे आवेदन लगाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये है आपका सेक्शन 2A में आवेदक की परिभाषा। अब यहीं पे मैं आप लोग को बता दूं 2A के साथ ही कि आप पन्ने पलटाओगे तो आपको 2 डेफिनेशन और मिलेगी। 2E जहां पर डिफाइन किया गया है आपका प्रतिवादी, डिफेंडेंट, और उसके नीचे मिलेगा आपको 2I जहां पर डिफाइन किया गया है प्लेंटिफ। तो आप देखोगे कि इसमें पहला भर क्लॉज अलग है, यानी पहला क्लॉज यहाँ पे नहीं है जो, ठीक है ना, बाकी दूसरा तीसरा सेम एज इट इज, कट कॉपी पेस्ट जिसको बोल सकते हो ना, उसके तौर पर बताया गया है। तो जो वाद लाता है या वाद, जैसे मान लो प्लेंटिफ की बातचीत करते हैं, तो जो वाद लाता है, ठीक है ना, तो द पर्सन इंस्टीट्यूट एनी सूट्स, तो उसको आप क्या बोलते हो, प्लेंटिफ, ठीक है ना। और मान लो कि वादी ने अपने वाद लाने के अधिकार किसी को दे दिया है, एलआर अपॉइंट कर दिया गया है,
ठीक है ना, तो फिर वो भी उसके बिहाफ जा सकता है। वही चीज है यहाँ पर। इसी प्रकार डिफेंडेंट में क्या डिफेंडेंट क्या करता है, प्रतिवादी क्या करता है, अपना बचाव करता है, डिफेंस करता है। तो या तो प्रतिवादी डिफेंस कर रहा है या उसने किसी व्यक्ति को नियुक्त कर दिया है डिफेंस करने के लिए, तो वो इसके अंतर्गत आता है। सिंपल सी परिभाषा है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आपको हेडिंग पर थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है ना। तो ये परिभाषा आपकी हो गई। अब आते हैं अगली परिभाषा, एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन वही मैंने आपको अभी थोड़ा जब आवेदक को पढ़ा रहा था वहां पर भी थोड़ा सा एप्लीकेशन को मैंने बताया है। तो वही है कि ये थोड़ा सा क्या उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो आवेदन के अंतर्गत अर्जी भी आता है, बस इससे ज्यादा वहां पे कुछ भी आपको याद रखना कि ठीक है ना। तो इंक्लूड ए पिटीशन, बस। आगे है बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय पत्र। बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ेंगे। विनिमय पत्र को आपके नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में भी डिफाइन किया गया है। एनआईए एक्ट की कौन सी सेक्शन है, किसी को पता है? चलो आप लोग दिमाग लगा, सेक्शन 4 है, ठीक है ना। तो सेक्शन 4 में बिल ऑफ एक्सचेंज 5 है, बहुत बढ़िया। सेक्शन 5 में है ना, क्योंकि मुझे वही थोड़ा, क्योंकि 4 में आपका वचन पत्र है, 5 में विनिमय पत्र है और 6 में आपका चेक है, ठीक है ना। तो धारा 5 है जहां पर बिल ऑफ एक्सचेंज को डिफाइन किया गया है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन धारा 5 में दिया गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि विनिमय पत्र के अंदर हुंडी और चेक। अब हुंडी ऐसी चीज है जो पहले जमाने में यूज होती थी, आजकल यूज नहीं होती है, चेक जैसी ही रहती है, ठीक है ना, जिसमें लिख करके ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। तो हुंडी और चेक उसके अंतर्गत आते हैं। इतना ही बात आपको यहाँ पर भी ध्यान रखना है। इसके अलावा बिल ऑफ एक्सचेंज में भी ज्यादा नहीं उलझना है। अगली परिभाषा थोड़ी सी महत्वपूर्ण होती है। 2D आपका बंध पत्र को डिफाइन किया गया है। तो बंध पत्र, तो बंध पत्र को आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोई लिखित बंध पत्र। बंध पत्र पहला, कोई लिखित जिसके द्वारा, कोई लिखित जिसके द्वारा। दूसरा पॉइंट, एनी इंस्ट्रूमेंट वेयर बाय, कोई व्यक्ति जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट कार्य को करने या नहीं करने के आधार पर, कोई व्यक्ति किसी विनिर्दिष्ट कार्य को करने या नहीं करने के आधार पर, ठीक है ना। तीसरा मैं बोल देता हूं, हिंदी इंग्लिश में आप लिख लो, मैं लिखूंगा तो टाइम लगेगा। दूसरा पॉइंट, विदेश कार्य करने नहीं करने का था इंग्लिश वाले। ऑन ग्राउंड ऑफ एनी स्पेसिफिक एक्ट, ऑन ग्राउंड ऑफ एनी स्पेसिफिक एक्ट इज परफॉर्म्ड और नॉट। तीसरा पॉइंट, किसी अन्य व्यक्ति को धन देने के लिए स्वयं को बाध्य करता हो। तीसरा पॉइंट, किसी अन्य व्यक्ति को धन देने के लिए स्वयं को बाध्य करता हो। ए पर्सन कह सकते हो कि क्या उसमें शब्द है, ऑब्लीज, ठीक है ना, ऑब्लीज हिमसेल्फ, ए पर्सन ऑब्लीज हिमसेल्फ टू पे मनी टू अनदर पर्सन, हिमसेल्फ टू पे मनी अनदर पर्सन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट। और चौथा पॉइंट कि विनिर्दिष्ट कार्य करने या नहीं करने पर ऐसी बाध्यता शून्य हो जाएगी, कि विनिर्दिष्ट कार्य करने या नहीं करने पर ऐसी बाध्यता शून्य हो जाएगी। सच ऑब्लिगेशन शैल बी वाइड इफ पर्सन परफॉर्म द स्पेसिफिक एक्ट आर नॉट। सच ऑब्लिगेशन शैल बी वाइड इफ पर्सन परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक एक्ट और नॉट। तो ये है आपका बंध पत्र, इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड भरना बोलते हैं ना, बॉन्ड भर दिया। तो बॉन्ड भरना मतलब कि आपने बंध पत्र भर दिया, कि अपने ऊपर आपने एक बाध्यता ले ली। बॉन्ड में जनरली क्या होता है कि धन किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के लिए हम अपने आप को बाउंडेबल कर लेते हैं, बाध्य कर लेते हैं, अपने ऊपर एक ऑब्लिगेशन, बाध्यता जो है तो इम्पोज कर लेते हैं, आरोपित कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि मैंने किसी से कोई प्रॉमिस किया कि भाई मैं आपका ये काम 1 महीने के अंदर कर दूंगा।
और मैं वो काम 1 महीने के अंदर कर दूं, इसके लिए मैंने क्या किया कि 5,000 रुपए बोल दिया कि यदि मैं 1 महीने के अंदर ये काम नहीं कर पाया तो मैं 5,000 रुपए आपको दूंगा। ठीक है ना। अब यहां पे समझिएगा, यदि मैं विद इन टाइम अपना काम कर लूं तो फिर वो जो बाध्यता है 5,000 रुपए देने की, वो क्या हो जाएगी, वाइड हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अब मुझे किसी को 5,000 नहीं देना पड़ेगा, लेकिन यदि मैं पर्टिकुलर टाइम पे निर्धारित समय पर अपना काम नहीं कर पाऊं तो फिर वो जो 5,000 है मुझे वो किसी व्यक्ति को देने पड़ेंगे। यही कहलाता है बॉन्ड। तो जनरली आप लोग बॉन्ड का मतलब समझते हो, सीआरटीसी में पढ़ा होगा कि जैसे कोई व्यक्ति है तो सरकार उससे बॉन्ड भरवा लेती है। ठीक है ना, कि भाई तू जो सुनवाई होगी, तारीख लगेगी, तारीख पे तारीख तू कोर्ट में अपीयर होता रहेगा, और जिस तारीख को तू गायब हुआ उसी तारीख को हम तेरा ये जो बॉन्ड है, जो बंध पत्र है, वो हम क्या उसमें जो तूने अमाउंट भरा है उसको हम जब्त कर लेंगे और बाद में आपको भी गिरफ्तार करने की कार्यवाही करेंगे। यही प्रक्रिया बॉन्ड की होती है। लेकिन यदि बंदा कोई भी मतलब कि कोई भी विटनेस है या कोई भी व्यक्ति है, पक्षकार है, पार्टी है, वो समय समय पर न्यायालय में उपस्थित होता रहा और न्यायालय की अंतिम सुनवाई खत्म हो गई और पूरी सुनवाई में उपस्थित हुआ, तो जो उसने बॉन्ड भरा है वो बॉन्ड क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा और वो पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। सीधी सी बात है। तो यही आपका कहलाता है बंध पत्र बॉन्ड। तो यहाँ पर डिफाइन किया गया है 2D में बॉन्ड को। कोई समस्या किसी को? ठीक है ना। वही बैरेट में जो लिखा है उसी को मैंने पॉइंट वाइज सीक्वेंस से लिख लिया ताकि आपको थोड़ा सा समझने में आसान रहे। देन अगली परिभाषा प्रतिवादी, डिफेंडेंट हमने देख ही लिया। अब यहां पर अगली जो परिभाषा है वह है आपका ईजमेंट, सुखाचार। ठीक है ना, ईजमेंट, सुखाचार। बहुत ही अच्छा कह सकते हैं कि ये परिभाषा है। तो ये बैरेट में देखेंगे तो सिंपल सी परिभाषा है कि सुखाचार के अंतर्गत आता है। पहले एक बार बैरेट पढ़ देता हूं, फिर उसको पॉइंट वाइज लिखवा दूंगा, फिर समझा दूंगा। तो सुखाचार के अंतर्गत आता है संविदा से उत्पन्न, उद्भूत वहां पे लिखा है, उत्पन्न ना होने वाला ऐसा अधिकार जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अन्य की भूमि के किसी भाग को या किसी अन्य की भूमि में उगी हुई या उससे संलग्न या अस्तित्वहीन किसी चीज को हटाने और अपने लाभ के लिए विनियोजित करने का हकदार होता है। तो ये कहलाता है आपका ईजमेंट। इंग्लिश में देखो, द राइट्स नॉट अराइजिंग फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट by which one person is entitled to remove and appropriate for his own profit any part of the soil belonging to another or the another or anything growing in or attached to or subsisting upon the land of another। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। इसको सिंपल सा आप चाहो तो पॉइंट वाइज लिख लो, 3 पॉइंट में क्लियर हो जाएगा। पहला पॉइंट लिखो, संविदा से उत्पन्न ना होने वाला ऐसा अधिकार। पहला पॉइंट लिखना, संविदा से उत्पन्न ना होने वाला ऐसा अधिकार, सच राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। पहला पॉइंट, सच राइट नॉट अराइजिंग फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि के भाग, उपज या वस्तु को, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति किसी अन्य की भूमि के भाग, उपज या वस्तु को, by which a person can make a part or product or anything etc of another's land। ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, अपने लाभ के लिए हटाने या विनियोग करने का हकदार होता है। अपने लाभ के लिए हटाने या विनियोग करने का हकदार होता है। इज इंटाइटल टू रिमूव एंड एप्रोप्रिएट फॉर हिज ऑन प्रॉफिट, दैट इज ईजमेंट। तो ये क्या है आपका, सुखाचार है। अब देखो यहां पर मैं एक चीज और समझा दूं। जैसे कल मुझसे शायद स्नेहा ने पूछा था कि सर बैरेट की लैंग्वेज अपनी भाषा में लिख सकते हैं, तो ये अपनी भाषा में लिखना है। अब देखो यहां पर आप देखो कि मैंने क्या किया है कि सेक्शन में जो बहुत सारी बातें उगी हुई वो सब बातें उनको मैंने बहुत सिंपल कर दिया कि किसी भूमि का किसी भाग का, जैसे किसी भूमि को, जैसे पड़ोस की कोई सड़क भूमि है
आपका मकान कहीं बना हुआ है, पड़ोस की भूमि है, आप उसकी भूमि से राइट टू पैसेज, ठीक है ना, मार्ग का अधिकार आप यूज कर रहे हो। आपकी खिड़की जो है तो पड़ोसी के खेत में ही खुल रही है, पड़ोसी की भूमि में खुल रही है, और सालों से आपको वहां से हवा मिल रहा है, आपको जो पानी मिल रहा है, नल का कनेक्शन, वो नल का कनेक्शन ही पड़ोसी के खेत से होके आया है, आपको पानी मिल रहा है, यानी कि हवा, पानी, रोशनी, ठीक है ना, रास्ते, पैसेज का जो अधिकार है वो किसी अन्य की भूमि पर मिल रहा है आपको। आपने किराए से जो है तो कहीं पर कमरा किराए से ले रखा है, और कहीं भी आप भी रह रहे हो, पड़ोस में पड़ोसी जो है तो कोई सब्जी उब्जी उगाता है, आप जाते हो डेरे से, कभी टमाटर कम पड़ता है तो उसके यहाँ से टमाटर ले आते हो, कभी कोई सब्जी ले आते हो, वो भी मना नहीं कर रहा है, आपका भी सब्जी रोज बन रही है, उसका भी काम चल रहा है, क्या टेंशन है, सालों साल ही चल रहा है ऐसे ही। तो ये क्या है, ये सुखाचार है, ठीक है ना। इसके लिए आपने कोई संविदा नहीं की है कि हम तुमसे संविदा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जब मेरे घर में टमाटर खत्म हो जाएगा तो हम आपके बगिया से उठा लेंगे, इसके लिए आपने कोई संविदा नहीं की है। और यहाँ पे संविदा करते हैं कि मेरे को मेरे घर से बाहर जाने का रास्ता नहीं है तो मैं आपके जमीन से होके निकलूंगा, तो इसके लिए कोई संविदा नहीं की है। लेकिन चूंकि हम इस प्रकार से उस संपत्ति को यूज कर रहे हैं, और इस यूज से, इस प्रकार से यूज एंजॉयमेंट से जिसकी संपत्ति है उसको भी किसी प्रकार से प्रॉब्लम नहीं है, और वो भी हमें किसी प्रकार से कह सकते हो कि परेशान नहीं कर रहा है, इंटरफेयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना, अवरोध नहीं कर रहा है, तो फिर ऐसी दशा में उस संपत्ति के संबंध में हमारा राइट टू ईजमेंट अराइज हो जाता है। पढ़ेंगे, इसी लिमिटेशन एक्ट की ही धारा 1 है 25 धारा 25, वहां पे कहता है कि इस प्रकार का यदि आप यूज या एंजॉयमेंट कंटिन्यूसली लगातार 20 या 20 साल तक करते हो किसी के प्राइवेट जमीन पर, तो राइट टू ईजमेंट अराइज हो जाता है। कैसे अराइज होता है, धारा 25 में पढ़ेंगे, अभी इतना बजानो। और सरकारी जमीन पर ऐसे यदि आप यूज करते हो तो 30 साल तक ऐसा करते हो तो आपको राइट टू ईजमेंट अराइज हो जाता है। तो ये होता है आपका ईजमेंट, ठीक है ना, सुखाचार। तो किसी भी अन्य व्यक्ति की भूमि से आप जो हवा, पानी, सड़क का जो अधिकार प्राप्त करते हो, यही ईजमेंट कहलाता है, ठीक है ना। होटल में जाते हो ना, फ्री में जो अचार मिलता है वही होता है सुखाचार, तो फ्री में खाया जाने वाला अचार कहलाता है सुखाचार। वाह क्या बात है, अच्छा एक लाइन बन गई। तो होटल में फ्री में अचार मिलता है, वही आपका सुखाचार है ना, खाने के साथ जो फ्री में मिलता है। आप मकान खरीदते हो, आप केवल खाना खरीदते हो होटल में, यानी प्रैक्टिकली आप कोई मकान खरीदते हो, लेकिन आपको अचार साथ में फ्री में मिलता है, बस वही सुखाचार है। सिंपल सा आप यहाँ पे याद रखिए। और डिटेल से चर्चा सेक्शन 25 में करेंगे, यहाँ पर आपको इस डेफिनेशन के अंतर्गत इतनी ही बातें ध्यान रखना है, ठीक है ना, कोई समस्या। अगली डेफिनेशन है विदेश, फॉरेन, कुछ भी नहीं है, फॉरेन विदेश वो होगा जो भारत के बाहर हो, ठीक है ना, तो फॉरेन कंट्री की बातचीत करता है। सद्भाव, गुड फेथ, बिल्कुल सद्भाव आपके सिलेबस, यानी हम सिविल जज की जब बातचीत करते हैं तो सिविल जज के एक और पर्टिकुलर एक्ट है, वहां पर गुड फेथ को डिफाइन किया गया। कहां पे डिफाइन किया गया है, आईपीसी में, आईपीसी, बहुत बढ़िया, आईपीसी सेक्शन 52। तो बस सेम डेफिनेशन यहाँ पर कि सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ, ठीक है ना, विद ड्यू केयर एंड अटेंशन। तो कोई भी काम जो सम्यक सतर्कता और ध्यान के साथ की जाएगी वो सद्भाव, क्योंकि ये सद्भावना शब्द ऐसा है जो लिमिटेशन एक्ट में भी बहुत ज्यादा काम आता है। जो सद्भाव शब्द है, चूंकि वहां पर सद्भावना पूर्वक शब्द यूज किया गया है आईपीसी में, यहाँ पर सद्भाव मतलब एक ही है, गुड फेथ। तो ये चूंकि यहाँ पर भी आगे कई जगह काम करता है सद्भाव शब्द, इसीलिए इसको यहाँ पर डिफाइन किया गया है। वादी को हमने देख लिया है, प्लेंटिफ को, वादी में कोई समस्या है नहीं। अगली डेफिनेशन है आपका परिसीमा काल, पीरियड ऑफ लिमिटेशन। देखो आपके लिमिटेशन एक्ट में दो चीजें बताई गई हैं, तो देखो लिखा भी है साफ साफ कि परिसीमा काल अभिप्रेत है जो वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची द्वारा विहित है। पीछे लिस्ट, पीछे आप देखोगे लिमिटेशन में शेड्यूल बना हुआ है, ठीक है ना। तो द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन बाय द शेड्यूल, ठीक है ना। तो पीछे जो शेड्यूल बताया गया है, अनुसूची बताया गया है, उसके अंतर्गत कि किसी वाद को लगाने के लिए कितना समय है, किसी अपील को लगाने के लिए कितना समय है, किसी आवेदन को लगाने के लिए, देखो कि 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। आप पीछे पढ़ेंगे, हम उसको भी लास्ट में हम उस शेड्यूल को भी एक नज़र मारेंगे, और वहाँ की जो IMP चीज़ें हैं उनको भी मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा। तो वहाँ पर जो समय बताया गया है, तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था कि धन वसूली का वाद लगाना है 3 साल के अंदर, किसी से जंगम संपत्ति, मूवेबल प्रॉपर्टी की रिकवरी करना है 3 साल के अंदर, ठीक है ना,
किसी से स्थावर संपत्ति की रिकवरी करना है 12 साल के अंदर, बंधक से संबंधित बंधक के मोचन रिडम्पशन ऑफ मॉर्गेज के संबंध में कोई बात है 30 साल के अंदर मैक्सिमम लिमिट है। तो ये इस प्रकार से आपका वहां पर वाद लगाने के लिए बताया गया है। 30 दिन में अपील कर सकते हैं कि 60 दिन में कर सकते हैं कि 90 दिन में अपील कर सकते हैं, वो अपील वाले खंड में बताया गया है। कोई आवेदन 60 दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, 90 दिन में कर सकते हैं, वो आपका आवेदन वाले पार्ट में बताया गया है। तो इस प्रकार से वाद, अपील और आवेदन कितने समय के अंदर किया जाएगा, जो टाइम बताया गया वहां पे देखो 1 साल, 3 साल, ठीक है ना, 12 साल, 30 साल या 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन, वो सभी जो है तो आपका पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहलाता है। क्लियर कहानी। जनरली पीरियड ऑफ लिमिटेशन फिक्स रहता है। सामान्य तौर पर पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या रहता है, फिक्स रहता है, ठीक है ना, यानी उसमें कोई आगे यदि जितना बता, जैसे अपील के लिए समय 30 दिन तो 30 दिन ही आपको मिलेगा, लेकिन आगे लिखा है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड मीन्स द पीरियड ऑफ लिमिटेशन कंपाउंड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी कि विहित काल से वह परिसीमा काल अप्रियत है जो अधिनियम के बंधों के अनुसार कह सकते हो कि संगठित किया जाता है, कंपाउंड किया जाता है, उसको कैलकुलेट किया जाता है। पढ़ेंगे इस अधिनियम में धारा 4 से लेकर के 24 तक के बीच में कुछ धाराएं बताई गई हैं, जिनके तहत जो आपका जो फिक्स लिमिटेशन पीरियड होता है वो कुछ मामलों में थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसको जनरली वो एक्सटेंड ही होता है, लेकिन जैसे एक उदाहरण से समझो कि जैसे आपको अपील करने की समय अवधि है 30 दिन, और अपील जो है तो आप उदाहरण के लिए किसी जजमेंट की आप अपील करना चाहते हो, लेकिन भाई जजमेंट जब आपके हाथ में आ जाएगा तो ही आप अपील कर पाओगे ना, लेकिन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी बनने में 15 दिन लग गए, तो जो 15 दिन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी बनने में लग गए वो 15 दिन एक्सक्लूड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक जनरली जो लीगल टर्म में क्या लिखा है कि 15 दिन क्या हो जाते हैं, उसको एक्सक्लूड यानी अपवर्जित कर दिया जाता है, यानी उसको नहीं गिना जाता है। लेकिन सामान्य तौर पर अब ऐसा तो होता नहीं, टाइम मशीन में पीछे चले जाते हैं 15 दिन। बेसिकली होता क्या है कि वो 15 दिन आपको और मिल जाते हैं, एक्स्ट्रा जो है तो मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि जब हम परिसीमा काल की गणना करते हैं तो उस समयावधि को भी हम कंपाउंड करते हैं, तो 15 दिन क्या हो जाएगा, उसको हम गिनते ही नहीं है, यानी 15 दिन जो हमें सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त करने में लग गए, हम उस 15 दिन को क्या करते हैं, काउंट ही नहीं करते हैं, और जिस तारीख को हमारे हाथ में सर्टिफाइड कॉपी आ गई उस तारीख से फिर हम काउंट करते हैं कि 30 दिन के अंदर हम अपील कर सकते हैं। यही आपका बेसिकली ये धारा बताती है। तो अगली डेफिनेशन की हम बातचीत करते हैं। तो अगली डेफिनेशन है आपका वचन पत्र, ठीक है ना, प्रॉमिसरी नोट। तो वचन पत्र बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। बंध पत्र से भी बहुत सारे 2 पॉइंट यहाँ पे आप आएंगे। वचन पत्र में चाहो तो 2 पॉइंट है, सिंपल सा लिखा है, देखो वहां पर कि पढ़ लेते हैं कि ऐसी लिखत अभिप्रेत है जिसके द्वारा रचयिता किसी अन्य को धन की कोई विनिर्दिष्ट राशि उसमें परिसीमित समय के भीतर मांग किए जाने पर या दर्शन पर देने के लिए अत्यंतिक वचनबद्ध होता है, ठीक है ना। द मीन्स द एनी इंस्ट्रूमेंट्स वेयर बाय द मेकर एंगेज एब्सोल्युटली टू पे स्पेसिफिक सम ऑफ मनी टू अनदर एट टाइम दे आर इन लिमिटेड और ऑन डिमांड और एट साइट, ठीक है ना। तो 3 बातें कहता है वचन पत्र। जैसे मान लो वचन पत्र जनरली यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट कब लिखा जाता है, इसको प्रैक्टिकली यूज के साथ समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मुझे 10,000 रुपए की आवश्यकता हुई और मैं अभिषेक के पास गया, मैंने अभिषेक कहा भाई अभिषेक मुझे 10,000 रुपए दे दो, तो अभिषेक को गारंटी चाहिए। तो 2 ऑप्शन है मेरे पास। एक ऑप्शन तो ये है कि अभिषेक मुझको बिल्कुल नहीं जानता है, तो अभिषेक बोलेगा भाई 10,000 रुपए तब दूंगा जब आप या तो एज ए गारंटी आप कोई बाइक दे दो या कोई अपना घर गिरवी मतलब बाइक गिरवी कर दो या घर बंधक कर दो, ठीक है ना। एक प्लेज होता है, यानी कि मूवल प्रॉपर्टी आपकी जो है तो प्लेज होती है, इनमूवल प्रॉपर्टी आपकी मॉर्गेज होती है, तो मुझे 10,000 रुपए देगा। लेकिन मान लो कि अभिषेक मुझे जानता है, तो मेरे वचन के तो मैं यहाँ पे अभिषेक से बोलता हूँ कि मैं तुमको एक प्रॉमिसरी नोट वचन पत्र लिख के दे देता हूँ कि अभी मुझे 10,000 की आवश्यकता है, तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो, और मैं एक प्रॉमिसरी नोट लिख के देता हूँ कि मैं जुलाई 2021 तक तुमको मैं पैसे दे दूंगा और उस तारीख तक तुमको पैसे मैं वापस नहीं देता हूं तो तुम मेरे खिलाफ उस पैसे की वसूली के लिए इस वचन पत्र के आधार पर केस ला सकते हो, ठीक है। या तुम मुझे 10,000 रुपए दे दो और 3 महीने बाद जब भी तुम मांगोगे, मतलब
एक पर्टिकुलर समय के बाद जब भी तुम मांग करोगे मैं तुमको दे दूंगा, जब भी तुम मेरे सामने आओगे मुझसे मांग करोगे, ठीक है ना। एट साइट का मतलब जनरली एक प्रैक्टिकली बोलो तो वही होता है कि जब भी तुमको आवश्यकता पड़ेगी तुम मुझसे मांगो, तुमको दे दूंगा। तो ऐसा मैं यहाँ पे रचयिता मैं हूँ और मैं प्रॉमिसरी नोट लिख रहा हूँ यहाँ पर अभिषेक की बिहाफ, और यहाँ पर वही अपने आप को मैं बाध्य कर रहा हूँ एक धन के पर्टिकुलर सम के लिए, ठीक है ना, कि 10,000 रुपए प्लस उस पर ब्याज भी मान लो हो सकता है, तो प्लस ब्याज, ठीक है ना। तो ये कहलाता है आपका वचन पत्र। सिंपल सी परिभाषा, ज्यादा इसको पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर वही कहता है कि लिखत जिसके द्वारा एनी इंस्ट्रूमेंट्स वेयर बाय एक व्यक्ति अपने आप को क्या कर सकता है कि धन के आधार पर अपने आप को पूर्णतः वचनबद्ध करता है, बाइंडिंग करता है, एब्सोल्युटली बाइंडिंग, पूर्ण रूप से, कि जब भी जिस व्यक्ति के नाम पर मैंने ऐसा प्रॉमिसरी नोट लिखा है। अच्छा ध्यान रखना कि ये वचन पत्र जरूरी नहीं है कि केवल जो है तो आप किसी से उधार लो तो ही लिखा जाता है। जैसे मान लो मुझे किसी को एक गिफ्ट देना है तो मैं उसके नाम पे वचन पत्र लिख देता हूँ कि यार मेरे पास भी पैसे नहीं है पर मैं तुमको वचन देता हूँ, इसे लेकिन लिख करके इंस्ट्रूमेंट्स बोलता है, मैं बोल देता हूँ कि मैं तुमको वचन देता हूँ। आज जैसे मेरे मान लो अभिषेक के बर्थडे पर गया और बढ़िया अभिषेक ने अच्छे से खाना वाना खिलाया, मैं खुश हो गया, अभिषेक वचन देता हूँ मैं तेरे को जो है तो 10,000 रुपए दूंगा। अब मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं भाई, बाद में अभिषेक बोला सर 10,000 रुपए, भाई कौन से 10,000 रुपए में तो मुकर जाऊंगा। तो यहाँ पे इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स की बातचीत करता है। तो कुछ भी आप किसी को कोई चीज देने की बातचीत करते हो तो प्रॉमिस, आपने प्रॉमिस किया है, प्रॉमिसरी नोट जैसे उसके नाम से आपको वचन पत्र, आपने वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, ठीक है ना। तो बस वही है। और उस प्रॉमिसरी नोट तो जिसके आधार पर आप धन की निश्चित सीमा, क्योंकि यहाँ पे ध्यान रखना प्रॉमिसरी नोट हमेशा एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए होता है, किसी वस्तु के लिए बातचीत नहीं करता। बिल्कुल साफ साफ लिखा है धन, प्रॉमिसरी नोट धन की एक निश्चित सीमा। मैं धन के साथ, यानी मैं अभिषेक कहता हूँ कि मैं तुमको 10,000 रुपए के साथ अपना घोड़ा भी देता हूँ, अब वो प्रॉमिसरी नोट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसके साथ वो घोड़ा भी शामिल हो गया। तो वो कुछ और हो सकता है पर वो प्रॉमिसरी नोट नहीं होगा। और ये कुछ रजिस्ट्रेशन आप देखोगे तो वचन पत्र को आपके वहां भी बताया गया है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की सेक्शन 4 में भी डिफाइन किया गया है वचन पत्र को, और वहां पर भी वचन पत्र को इसी प्रकार से ही डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। तो ये है आपका प्रॉमिसरी नोट। सर्टेन अमाउंट के लिए होता है, ध्यान रखना, निश्चित धन, अनिश्चित धन के लिए नहीं होता है कि मैं जो भी मेरे पास आएगा, मान लो मैं अभिषेक से कहता हूँ कि अभिषेक 10 दिन बाद मान लो मुझे जो भी पैसे आते हैं वो मैं तुमको दे दूंगा। जो भी पैसे मतलब क्या, कोई निश्चित अमाउंट होना चाहिए, ध्यान रखना इसके लिए। अनसर्टेन सम नहीं होना चाहिए, सर्टेन सम होना चाहिए, ये जरूरी है इसके लिए। बाकी बहुत ही सिंपल सी परिभाषा है, ठीक है ना, वचन पत्र की। कोई समस्या? अगली डेफिनेशन आते हैं वाद, सूट। अब देखिए सूट की नेगेटिव डेफिनेशन बताई गई है। देखा जाए तो वाद एक ऐसा शब्द है जिसको ना तो सीपीसी में डिफाइन किया गया है और लिमिटेशन में भी डिफाइन नहीं किया, केवल निगेटिव उसकी वाद की डेफिनेशन दी गई है कि इसमें बोला गया है कि सूट के अंतर्गत क्या इंक्लूड नहीं है, अपील और एप्लीकेशन इंक्लूड नहीं। तो वाद की परिभाषा जिन्होंने सीपीसी पढ़ा है वहां पे मैंने उनको बताया था कि वाद की परिभाषा एक बहुत अच्छा केस है, हंसराज वर्सेस देहरादून मंसूरी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड का एक केस है, लिख लो, हंसराज वर्सेस देहरादून मंसूरी ट्रामवेज कंपनी लिमिटेड। साइटेशन क्या है किसी को याद है? मुझे तो याद नहीं आ रहा है। तो उस केस में कह सकते हो कि वाद शब्द को डिफाइन किया गया है। तो वाद मतलब कोई विधिक कार्य, सिविल कार्यवाही जो वाद पत्र संस्थित करके प्रारंभ की जाती है, ठीक है ना। तो कोई 1933 हाँ पक्का? हाँ चलो देख लेना, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो बात को तो यहाँ पे वही है कि कोई भी सिविल कार्यवाही, कोई भी सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय प्लेंट, ठीक है ना। तो कोई भी सिविल कार्यवाही जो वाद पत्र को संस्थित करके न्यायालय में समझ प्रस्तुत की जाती है, जनरली वाद उसी को कहते हैं। तो कोई भी सिविल प्रोसीडिंग, सिविल कार्यवाही इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंट, तो वाद पत्र के माध्यम से जो संस्थित की जाती है वाद कहलाती है। इस केस में कहा गया, यहाँ पर निगेटिव परिभाषा बताई गई, नकारात्मक परिभाषा क्या शामिल नहीं किया गया है। क्लियर कहानी? अब अगला है यहाँ पर 2M में डिफाइन किया गया है टॉर्ट, अपकृत्य। आपके पूरे सिलेबस में अपकृत्य को लिमिटेशन 2M में डिफाइन किया गया है। द टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग, सब पढ़ते हैं कि अपकृत्य एक सिविल दोष है, विच इज नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। लेकिन जो संविदा भंग या न्यास भंग नहीं, तो सिविल दोष है, सिविल दोष है लेकिन संविदा भंग या न्यास भंग नहीं है। तो क्या हर प्रकार का सिविल दोष टॉर्ट है?
इसका उत्तर है नहीं। कौन सा सिविल दोष टॉर्ट कहलाएगा? जहां मतलब कोई भी ऐसा सिविल दोष जिससे लीगल इंजरी हो, जिससे विधिक क्षति हो, और उस लीगल इंजरी के लिए आप क्या प्राप्त कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो? कंपनसेशन। केवल वही सिविल रॉन्ग, सिविल दोष टॉर्ट के अंतर्गत आता है। एक बहुत ही फेमस लैटिन टर्म है इबी जस उबी रिमेडियम। इबी जस उबी रिमेडियम, ठीक है ना? जहां अधिकार है वहां उपचार है, देयर राइट वेयर रेमेडी। तो इसी नियम पर आपका ये पर्टिकुलर आधारित है। और एक नियम, चूंकि थोड़ी टॉर्ट की बात आई गई है, तो इंजूरिया साइन डेमनम इसमें काम करता है। इंजूरिया साइन डेमनम याद आ गया ना? इंजूरिया साइन डेमनम है ना? ठीक है ना? तो ये इबीजस उबी रिमेडियम भर लिख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा थोड़ी ज्ञान बखाड़ना हो तो इंजूरिया साइन डेमनम भी वहां पर लिख सकते हो, पर इबीजस उबी रिमेडियम से काम उतना हो जाता है। तो हर प्रकार का सिविल दोष, मतलब किसी प्रकार का सिविल दोष, सॉरी, एनी टाइप ऑफ सिविल रॉन्ग, जहां पर आप जो है तो एज ए जो लीगल इंजरी हो रही है और लीगल इंजरी के लिए आप कंपनसेशन ऑब्टेन कर सकते हो, वही टॉर्ट कहलाता है। बाकी इसमें कहता है कि टॉर्ट के अंतर्गत आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने पढ़ा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ठीक है ना? ये दोनों इसमें शामिल नहीं किए जाते हैं। क्लियर कहानी? लास्ट परिभाषा, ट्रस्टी, न्यासी। और अगेन न्यासी की जो परिभाषा है ये निगेटिव डेफिनेशन दी गई है, यानी यहां पर बताया गया है कि डज नॉट इंक्लूड, न्यासी के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है। तो पहले पॉजिटिव परिभाषा पढ़ते हैं, फिर निगेटिव पढ़ते हैं। पॉजिटिव परिभाषा कहां पर बताई गई? कौन बता रहा मुझे? 2D SRA। बहुत बढ़िया, 2D SRA क्या है डेफिनेशन 2D SRA में? एवरी पर्सन होल्डिंग ट्रस्ट, सारे पर्सन इंक्लूड करते हैं ना। हाँ, मतलब कोई भी व्यक्ति जो न्यास के तौर पर संपत्ति धारित करता है, होल्डिंग प्रॉपर्टी एज ए ट्रस्ट, ठीक है ना? तो वो पर्सन क्या कहलाता है? न्यासी कहलाता है। 2D SRA में डिफाइन किया गया स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। और ये निगेटिव परिभाषा है कि ट्रस्टी के अंतर्गत क्या क्या नहीं आएगा। तो पहला बोलता है बेनामीदार, हिंदी इंग्लिश में बेनामीदार को एक ही नाम दिया गया है। तो बेनामीदार का मतलब क्या होता है? मेरे पास मान लो कि बहुत उल्टे सीधे पैसे आ गए, चलो मेरे पास नहीं, सरकारी अधिकारी के पास है ना, आ जाते हैं। आप लोग ADPO बन जाओगे, जज बन जाओगे, तो आपके पास बहुत सारी अटैचियाँ आएंगी। अब उन अटैचियों को अपने घर में नहीं रख सकते भाई, सब छापे पड़ जाते हैं। तो फिर आप क्या करते हो कि एक अटैची आई 50 लाख की, तो अपने जो है तो स्वीटी के नाम पे एक फ्लैट बुक करवा दिया। स्वीटी आपकी डॉगी तो स्वीटी जो है तो आपकी बेनामीदार हो गई है ना। चलिए स्वीटी मतलब दिन से कि आपके कोई नौकर रामू काका के नाम में आपने फ्लैट बुक करवा दिया, ठीक है ना? तो किसी भी अपने फ्रेंड के नाम पे करवा दिया, अपने मामा के नाम पे करवा दिया, साली के नाम पे करवा दिया, साले के नाम पे करवा दिया, ससुर के नाम पे करवा दिया, सास के नाम पे करवा दिया, तो वो जो व्यक्ति हैं जो आपके पैसे की संपत्ति अपने नाम से धारण करके रखे हैं वो कहलाते हैं बेनामीदार, ठीक है ना? वो कहलाते हैं बेनामीदार। तो ये चीज यहाँ पे पहला, तो वो न्यासी नहीं कहलाते। आप उनको बाद में ट्रस्टी, जब आप रिटायर हो जाओगे, अब चलो लाओ हमारी संपत्ति वापस करो, भाई साहब वो ट्रस्टी नहीं है कि आपकी संपत्ति वापस करेंगे। वो तो बाद में भी बोल सकते हैं कौन है भाई, मैं आपको जानता हूँ क्या, तो आप कुछ नहीं कर सकते उनका, ठीक है ना? चलिए अगला है बंधक की तुष्टि हो जाने के पश्चात कब्जे में बना रहने वाला बंधकदार, द मॉर्गेजी रिमाइनिंग इन पोजीशन आफ्टर द मॉर्गेज हैज बीन सेटिस्फाइड। अब चूंकि देखो मॉर्गेज सबको पता है, जैसे मान लो मुझे अभी मैंने कहा 10,000 की आवश्यकता थी, मैं अभिषेक के पास गया, अभिषेक ने कहा सर मुझे आपका मकान चाहिए। मैंने अपना मकान मान लो कि उसको बंधक रख दिया, 10,000 से ले लिए। बाद में मैंने उसको 10,000 रुपये ब्याज के साथ वापस कर दिया, यानी जैसे 10,000 वापस दिया मतलब कि बंधक का मोचन हो गया। लेकिन अभी अभिषेक ने मुझे कब्जा नहीं दिया अपनी संपत्ति का, और अभी भी मैंने पैसे मैंने उसको वापस कर दिए, 10,000 विथ इंटरेस्ट वापस, मॉर्गेज मनी उसको रिटर्न कर दी। लेकिन अभी अपने फ्लैट का मैंने, यानी अपने मकान का मैंने कब्जा वापस नहीं लिया है, और अभी भी अभिषेक के पास है। तो बाद मतलब वो ट्रस्टी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है ना? यहाँ पर वो इलीगल पोजीशन या फिर वो यदि जबरदस्ती उसने कब्जा जमा के रखा है तो ट्रेसपासर कहलाएगा। मैंने कब्जा मांगा ही नहीं, उसके पास ही है, तो ठीक है, वो किसी भी तरह से, पर वो कह सकते हो कि जनरली ऐसे मामले में ट्रेसपासर ही कहलाता है जनरली, क्योंकि बहुत ही रेयर मामले में ऐसा होता है कि भाई ठीक है अभी तुम अपने पास रखे रहो। कौन ऐसा कौन करता है?
जनरली होता यही है कि सामने वाला पोजीशन दे नहीं रहा है, ठीक है ना, तो जनरली वो जो है तो यहाँ पर अतिचारी ही कहलाता है, ट्रेसपासर ही कहलाता है, वो जो है तो आपका ट्रस्टी नहीं कहलाएगा। सेकंड पॉइंट, ठीक है ना। और तीसरा तो बहुत साफ साफ लिखा है कि पर्सन इन रॉन्गफुल पोजीशन विदाउट टाइटल। अभिषेक एक दिन आया मेरे घर में, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया और कब्जा जमा लिया, और बाद में क्या मैं ट्रस्टी हूँ मिश्रा सर का। मजाक चल रहा है क्या भाई, ट्रस्टी नहीं हो तुम, यहाँ पर ट्रेसपासर हो, ठीक है ना। तो तीसरा तो बहुत क्लियर करता है। तो यहाँ पर 3 चीजों को डिफाइन करता है कि 3 चीज यहाँ पर ट्रस्टी के अंतर्गत नहीं आएंगी। तो ये आपकी डेफिनेशन क्लॉज यहाँ पर हो जाती है कंप्लीट। किसी को